ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये है टॉपिक ईवीएस पर, जो पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है। पेपर 1 के लिए 30 अंकों के लिए आता है। तो इनमें टॉपिक पूरे पहले से तय है, उसी टॉपिक पर ये आएगा। ये महा टीईटी की तरह नहीं है। महा टीईटी का मतलब अभी क्या है कि जो हम सेंट्रल की जो टीईटी देते हैं उनमें जिस तरह से ईवीएस आता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सबको मिलाकर वो बनता है, बराबर। तो उसी तरह से वो नहीं है, ये पहला हमें मालूम होना जरूरी है ना। तो ये जो सब कुछ है, ये जो ईवीएस का क्या बोलते हैं उसको, जो सिलेबस है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो उसी हिसाब से अ, उसी हिसाब से हमें अपना सिलेबस की जानकारी और सिलेबस की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर कितने भीतर क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक्स हैं, कितने मिलाकर चैप्टर्स हैं, वो हम देखेंगे। तो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा ये क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस। तो मैं फिर बार उस सिलेबस को यहाँ पर शेयर कर, ठीक है। तो ये है सिलेबस, दिख रहा है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट बना कर लो अगर आपको चाहिए, तो नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिख तो रहा है कि नहीं? Yes. यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये जो सिलेबस है, ये पूरा ये सिलेबस, ये देखो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक, ये पैडोलॉजी इशू वो पूरा वो भी आता है। थोड़ा इसको अगर आप चाहते हैं, ये देखो ये यहाँ तक है, ये 15 मार्क के लिए है। और जो मैं सीसी पढ़ा रहा था ना कल रात में, वो यहाँ पर बहुत सारे जो जो पैडोलॉजिकल इशू है, मैं टीईटी में इसमें सीडीपी में मैं कवर कर रहा हूँ। तो वहां पर वो कवर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ किसे देखना है, इन चीजों को देखना है। ये आपके सिर्फ से 6 ही पार्ट हैं। कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। मान लो इन 6 चैप्टर को आपने कवर किया तो पूरा काम खत्म। ज्यादा कुछ सोचने की, ज्यादा करने की कुछ जरूरत भी है नहीं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसमें का जो आने वाला रिलेशनशिप है, वर्क एंड पे, फिर उसके बाद एनिमल एंड प्लांट्स, वो देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स को। फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। और फिर अगला चैप्टर कल देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? सबसे पहले आपको क्या मालूम होना जरूरी है? सिलेबस मालूम होना जरूरी है। आप सबको मैं इतला कर देता हूँ, बहुत ही खुशखबरी है। कल शाम में टीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। टीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, अपने बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। और एक एक करके मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो उसका ही बैनर बनाने का काम चालू था, फिर भी वो छोड़कर मैं आपके क्लास लेने में आ गया। चलो इसको 1 घंटे में निपटा देते हैं, आपको भी सुबह में वर्क होगा। तो यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं गुजारते हुए हम सीधे यहाँ पर जाएंगे। तो आप में से कोई है क्या कि टीईटी क्वालिफाई हो चुका है? टीईटी का भी आपने पेपर दिया था, उसमें क्वालिफाई हो चुके हैं, ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मान लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि परिवार एवं मित्र, आज का पहला अध्याय है परिवार एवं मित्र। परिवार जितना बोलने में ये 4 शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, एहसास देने वाला, इंसान को एक बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने वाला, संस्कार देने वाला एक ठिकान, वो है परिवार। समाज का एक छोटा प्रतिकृति, वो है समाज, वो है परिवार। परिवार से हम बहुत कुछ सीखते हैं और परिवार से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो परिवार के बिना कुछ भी नहीं है। अगर इंसान के पास परिवार है तभी वो कुछ कर पाएगा। परिवार ये जो शब्द है, अंग्रेजी में जो बनने वाला शब्द है फैमिली, इसका ही रूपांतर परिवार है, जो सब एक जगह आते हैं। लेकिन ये जो फैमिली शब्द है, इसकी अगर हम उपपत्ति देखेंगे, उत्पत्ति जो जहां से बना है, वो है लैटिन शब्द है, फैमुलस, इस शब्द से हुआ है। जो जिसका मतलब, जिसका अर्थ एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें हमारे माता पिता, बच्चे सब शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं।
साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है। इसे भी नहीं, ध्यान में रखो, ये महत्वपूर्ण नोट है। ये यहाँ जो वर्ड आया है अभी, साधारण शब्दों में विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, इसे भी परिवार नहीं कहते। अकेले इंसान को परिवार नहीं कहा जाता। जिनमें शादी विवाह होना जरूरी है और उसी से ही जो बच्चे हैं पैदा होना जरूरी होता है, उसे ही परिवार कहा जाता है। मैं इतना यहाँ पर खोलकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला है आपको, या फिर स्टेट में इसी पे क्वेश्चन आते हैं, परिवार की व्याख्या क्या है, परिवार निम्न में से उसकी विशेषता क्या है। तो उनमें ये महत्वपूर्ण है कि विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता। ऐसे समाजशास्त्र में एक्चुअल संज्ञा तो विवाहित जोड़ी की है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार की कोई भी ऐसी सामाजिक व्याख्या नहीं की गई है, मापदंड नहीं बनाया गया है, नॉर्म्स नहीं है। हाँ? समाजशास्त्री के अनुसार परिवार में, समाजशास्त्रियों के अनुसार देखो, परिवार में किससे बनता है? एक तो पति पत्नी और बच्चे को होना अनिवार्य होता है। तो मुझे बताओ, तो परिवार का अभी तो हमने व्याख्या की है, हाँ? विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, तो यहाँ पर वो लागू होता है, बराबर। तो परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है? मेरी डिस्प्ले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस। तो ये परिवार जो होता है इन पति पत्नी और बच्चों से बनता है, वो होना जरूरी है, तभी वो परिवार होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव से वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। मानो अगर इसमें कोई भी नहीं है, अगर विवाह नहीं हुआ है या फिर उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, परिवार में कोई भी गृहस्थ नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो गृहस्थ का रूप कहलाएगा। भक्त रहा तो तुम कुटुंब। तो ये परिवार जो है, परिवार माता पिता और बच्चों से बनता है, पति पत्नी और बच्चों से बनता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ, देखो, इसलिए ऐसे कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ होते हैं, लेकिन सभी सदस्य गृहस्थ गृहस्थ परिवार नहीं होते हैं। इसका मतलब गृहस्थ तर असतोच आपण, म्हणजे कुटुंबाचे असतो, परंतु परिवार कब बनता है? जब उसमें माता पिता बच्चे होते हैं या फिर पति पत्नी उसमें शामिल होते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ गृहस्थ कहलाएगा, परिवार नहीं कहलाएगा। सिर्फ अकेला पति रह रहा है या फिर अकेला स्त्री रह रही है, हाँ? या फिर कई बच्चे रह रहे हैं, तो वो नहीं कहलाएंगे। सामान्य रूप में परिवार को सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई माना जाता है, एक यूनिट है ना? ये परिवार समाज का एक छोटा सा एक अंग है, एक संगठन है, एक इकाई है। इकाई का मतलब यूनिट है ना? तो वो भी कैसा बेसिक है, मौलिक यूनिट है। और परिवार से ही हम परिवार से ही बालक की पूरी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ होती है, जैसे कि रहन सहन हो, जो भी कुछ परिवार में वो सीखता है, संस्कार की भावनाएं हो, ये सब कुछ हम परिवार से सीखते हैं और उसी से सब कुछ आगे बढ़ता है। तो परिवार, बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह है। एक मिनट, एक मिनट वेट कर। तो इसी तरह से परिवार कितना महत्वपूर्ण है वो समझ में आया। तो परिवार में सब कुछ बातें तय होती हैं, जैसे कि ज्ञान देना, है ना? परिवार में संस्कार मिलते हैं, परिवार से ही प्रेम मिलता है, सहयोग मिलता है, अनुशासन उसमें मिलता है। जो जो बहुत सारी बातें हम परिवार से सीखते हैं। परिवार के बगैर एक कुछ बातें सीखना नामुमकिन है। परिवार से ही हमें प्रेम मिलता है, तो उसी प्रेम को लेकर हम पूरे समाज में फैलाते हैं, बराबर है क्या? किसी से किस तरह से रहना है, हाँ? हमारे में संस्कार कहाँ पे कैसे होना है, ये सब कुछ तय करता है परिवार। एक दूसरे को सहयोग कैसा करना है, हाँ? हमें अनुशासन किस तरह से होना है, कब कहाँ कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, तमीज तहलीज सब कुछ बातें जो होती हैं,
ये परिवार से हम सीखते हैं। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण एक समूह है, जिसके बगैर समाज भी अधूरा है। परिवार के बगैर समाज ही अधूरा है, क्योंकि हम समाज की अगर व्याख्या देखेंगे तो समाज इन्हीं इंसानों से बनता है, ना कि ईंटें, नदी, नाले, इससे नहीं बनता है समाज। तो समाज ही परिवारों से बनता है। तो समाज का परिवार का जो महत्व है समाज में, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर परिभाषा की है मैक एवन पेज ने। मैकवर पेज क्या कहता है, देखो, मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की भाषा को इस तरह से परिभाषित किया है। परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। यानी परिवार यानी वो है जो विवाहिक संबंध के बाद जो बच्चे आते हैं उनका पालन पोषण करते हैं, उस जो वो व्यवस्था जो करता है उसको हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। ऐसे मैकआइवर पेज अपनी भाषा करते हैं परिभाषा। उसके बाद है परिवार के क्या काम है। देखो, अभी परिवार के बहुत कुछ काम होते हैं, और बहुत काम करते हुए भी हमें तो पता है परिवार के क्या काम है, हम भी एक परिवार का हिस्सा हैं। नेटवर्क इश्यू होने की वजह से दिक्कत आ रही है। एक अब बताओ आप मुझे, हमारे परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, बताओ, आप बताओ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, नहीं बता सकते? परिवार के कार्य नहीं बता सकते क्या? ठीक, चलो, तो हम देखेंगे अभी परिवार के कार्य जो मैकआइवर पेज ने बताए हैं कौन कौन से हैं। तो उसने इन परिवार के कार्यों को दो भागों में, दो हिस्सों में उसको बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है? दो हिस्सों में बांटा है। अब क्या क्या है दो हिस्से, क्या विभाजित किया है, तो उसमें आवश्यक और अनावश्यक परिवार के आवश्यक कार्यों में देखो दो हिस्सों में बांटा है। एक है आवश्यक कार्य और दूसरा है अनावश्यक कार्य। ये जो आवश्यक कार्य, परिवार के दो कार्य हैं, एक आवश्यक दूसरा अनावश्यक। पहले आवश्यक कार्यों में देखो क्या क्या आता है। घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि आवश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आवश्यक कार्य जो घर के जो सभी विभिन्न प्रावधान हैं उन सभी को उसमें सम्मिलित किया जाता है, और जबकि अनावश्यक जो कार्य हैं उनमें मनोरंजन संबंधी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। वो अनावश्यक कार्य है, मनोरंजन करना ये अनावश्यक है, तो उसको वहां पर तय किया गया है। तो आर्थिक क्रियालाप, ठीक नहीं, पैसे मिलाना, कमाना, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन ये क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में से सम्मिलित किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसी पे ही हमारा परिवार चलता है। आर्थिक यानी पैसे कमाना, काम पे जाना, है ना, या जॉब करना, या फिर कोई व्यवसाय छोटा मोटा कर लेना, ये उसी पे है। शैक्षणिक, खुद सीखना, बच्चों को सिखाना, और बाकी का तो है ही। हाँ, ये सब कुछ क्रियाकलाप हमारे जो है वो मुख्य परिवार के हैं, जिससे परिवार बनता है, और परिवार में ये किए जाने वाले कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके ऊपर ऑबर्न और निमकॉप ने भी कार्यों का वर्गीकरण किया है कि परिवार के मुख्य कार्य क्या है। तो उन्होंने इस कार्य को 6 हिस्सों में बांटा है। कितने हिस्सों में बांटा है? 6। अब क्या विभाजित किया है, देखो उसने उसने किया आर्थिक कार्य, हाँ, प्रकृत्यात्मक कार्य, रक्षात्मक, आनंदप्रद कार्य, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। इन 6 हिस्सों में इसने कुटुंबों के कार्य को विभाजित किया है। जैसे कि पैसा कमाना है तो आर्थिक हो गया, प्रकृत्यात्मक यानी जो हमारे नैसर्गिक हैं काम करने वाले, जो अभी उन्होंने ऊपर वाले हिस्से में
मैक आइवर पेज ने जो बताए हैं लैंगिक और प्रजनन में, तो उसने प्रकृत्यात्मक में डाला, रक्षात्मक यानी परिवार की रक्षा करना है, आनंद पद, जिससे आनंद मिलता है, मनोरंजन होता है वो वाला, धार्मिक हिस्सा जो पूजा पठन है, और शैक्षणिक कार्य। इन तीन कार्यों को उसने इसमें विभाजित किया है, ऑकबर्न और न्यूकॉम्ब। तो अगला है लुडनबर्ग। लुडनबर्ग ने इस कार्य को, परिवार के कार्य को मूलभूत 4 क्रियाकलापों में बांटा है। कितने? अभी मैंने जो दिए हैं ना, इसको एक तो स्क्रीनशॉट करा कर लो ना, तो लिख कर लो, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर आते हैं। लुडबर्ग ने परिवार के काम को कितने हिस्सों में बांटा, निम्न में से कौन से हैं? इस तरह से परिवार जितना, टॉपिक जितना छोटा दिखता है, आसान दिखता है, उतना है नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस नीचे अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो मूलभूत क्रियाकलाप में देखो, जिनमें प्रमुख 4 हिस्सों में बांटा है, जिनमें प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, और बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण, तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित है। इन्होंने प्राथमिक समूह का संतोष, हमारा प्राथमिक समूह तो होता है परिवार, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है संतोष रखना, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन करना। तो इनको 4 हिस्सों में बांटते हुए, पहला है प्राथमिक समूह का संतोष, दूसरा है श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार, और अंतिम है प्रजनन का नियमन। तो इसी तरह ने उसको 4 हिस्सों में उसने बांटा है। अब देखेंगे परिवार की विशेषताएं क्या है। तो परिवार की जो विशेषता है, सबसे पहला है वंशानुगत संबंध आता है परिवार में, माता पिता से और उनके माता पिता से, बराबर। तो परिवार के सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं, तथा कुछ विशिष्ट गुण पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की प्राप्त होते हैं, बराबर। पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर प्राप्त होते हैं। सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था है और मौलिक इकाई के रूप में मानी जाती है और कार्य भी करती है। तो परिवार में सबसे मेन बेस आता है, संस्कार के रूप में हो या सभी के रूप में हो, वो सबसे पहले आता है वंशानुक्रम से। हमारे वंश जो चलते आए हैं वो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर संक्रमित करते हैं, और समाज की वो सबसे पहली छोटी इकाई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वंश परंपराओं से माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं, बच्चों के गुण उनके बच्चों में चले जाते हैं। तो परिवार की विशेषता ये है कि वो परिवार के नाम से जाना जाता है। देखो आप, अगर हम देखेंगे तो हमारे परिवार की विशेषताएं, तो कहते हैं ना हमारा खानदान वगैरह, तो वो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और संगीत में भी आते हैं, तो आप कौन से खानदान से हैं, कौन से परिवार से हैं, है ना। तो वो खानदान को भी या फिर वंश को भी एक बहुत इज्जत होती है समाज में देखने की ओर। हाँ, ये पाटिल घराण्याचे आहेत, जैसे उस घराने का नाम ऊंचा किया जाता है, तो वो महत्वपूर्ण है, वो वंशानुक्रम से आता है। और दूसरा है परिवार की विशेषताओं में आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक से भी उस परिवार की पहचान होती है। सभी सदस्य अपने जो कुछ निर्भर करता है, जो हमारे परिवार का, परिवार को चलाना, खान पान, उत्तम शिक्षा, आरोग्य रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है पैसा। और पैसा बनता यूं ही नहीं है, तो पैसा अच्छे कर्म से आता है, बुरे कर्म से भी आता है। तो अच्छे कर्म मायने रखते हैं कि आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, किस तरीके से मिला रहे हैं, कमा रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। तो पैसा कमाना, पैसे कमाने की जो साधन व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण है। पहले देखो, लोगों की जो पहचान होती थी, वो वर्ण व्यवस्था, यानी वो जो जिस तरह का व्यवसाय करता है उसी तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती थी। अभी भी ना पूर्वजों से परंपरागत व्यवसाय चलते आए हैं, जैसे कपड़े का व्यवसाय है, गाने का, यानी गायक है तो सब कुछ गायक है ना, गाना गा के वो पैसा कमाते हैं, वो भी एक बिजनेस ही है। तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, कपड़े का है, ईट भट्टी का होगा, है ना, शुगर फैक्ट्रियों का होगा। तो परंपराओं से चलता आया हुआ, पहली पीढ़ी ने किया, दूसरी पीढ़ी ने उसको आगे लेके गए, तीसरी पीढ़ी उसको और आगे लेके जाने का कोशिश करती है। तो अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं, निठल्ले आते हैं, निठल्ले चले जाते हैं, ना कुछ काम करते हैं, हाँ? ना काम कुछ करके जाते हैं। तो आने वाले पीढ़ी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो इन
व्यवस्था में टिकने के लिए आर्थिकता को लेकर, तो आर्थिक घटक महत्वपूर्ण है। फिर आता है वैवाहिक अनिवार्यता, यानी हम इस धरती पे आए हैं तो विवाह तो करना ही है, और विवाह से ही अगला वंश उत्पादित होता है और आगे आपका नाम चलता है। तो विवाह ये परिवार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, विवाह करना। फिर है सामाजिक सुरक्षता की मूलभूत इकाई। सामाजिक सुरक्षता की मूलभूत इकाई, ये भी एक विशेषता है। पारिवारिक अंग के रूप में पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और ये सुरक्षा महसूस सिर्फ परिवार में ही की जाती है। परिवार का मुख्य सदस्य सभी सदस्यों का ख्याल रखता है, सुरक्षित, किसी को कुछ हो जाता है तो उसका ध्यान देता है, और बाहरी कोई आक्रमण भी हो जाता है तो उसको निपटाने का काम वो परिवार, सभी परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होकर उसको जूझते हैं, लड़ते हैं। अगर परिवार में कितना भी क्यों भेद ना हो, कितना भी क्यों संकट ना हो, या फिर एक दूसरे की न बनती हो, फिर भी वो क्या करते हैं, बाहरी संकट जब आता है, बाहरी लोग जब उससे झगड़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, तो इकट्ठा होकर उससे ये निपटते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई भी संकट आए, उस संकट के वक्त ये सब क्या होते हैं, एक। अब अगला देखना है हमें, परिवार का वर्गीकरण किस तरह से होता है। परिवार के प्रकार भी कह सकते हैं इसको। परिवार का वर्गीकरण हम इसको दो वर्गों में करते हैं। एक आता है एकल और संयुक्त। अभी एकल और संयुक्त में क्या होता है, जिसको हम ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं ना, संयुक्त को, और एकल को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, बराबर। तो ये निम्न है। तो अभी इससे भी हम आगे वर्तमान में कुछ नए वर्ग प्रचलित किए हैं, उसको भी देखने वाले हैं। तो परिवार का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले वर्गीकरण आता है, दो प्रकार के वो हैं, एक तो है एकल और दूसरा है संयुक्त। अब एकल में क्या है, देखो, एकल परिवार, एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार किसको कहेंगे, जिसमें पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, तो उसको हम एकल परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। एक ही में नहीं रहना चाहते। कोई बिजनेस की वजह से गांव से छोड़कर आकर सिटी में रह रहा है, तो वो अकेले रह रहा है, अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है, बराबर। और कहीं कहीं ज्वाइंट फैमिली में से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ का खर्चा, बढ़ती महंगाई, हाँ, और अपने कुछ जो खर्चे हैं, जो कुछ फैसिलिटी चाहते हैं, वो जो ज्वाइंट फैमिली में नहीं मिलते हैं, जो उनको लगता है बोलकर वो वहां से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जो बढ़ती महंगाई है, जनसंख्या है, एक ही परिवार में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उनकी सभी जरूरतों को पूरा नहीं हो सकते, बराबर। देखो पहले के लोग एक एक घर में 50-50 लोग रहते थे, तो क्या मुमकिन है क्या इनकी पढ़ाई कराना, कमाने वाले हाथ कम, खाने वाले हाथ ज्यादा, तो ये क्या हो सकता है, तो ये कम ज्यादा हो सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है, जो पूरी फैसिलिटीज है वो नहीं मिल सकती, सबको एजुकेशन नहीं मिल सकता। हाँ, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको ध्यान रखने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन उनपे डॉक्टर के लिए खर्चा करने के लिए, मानो एक ही वक्त 5-6 लोग बीमार हो गए, तो उस पर होने वाला खर्चा, इस वजह से ये सुविधाएं मिलाने के लिए एकल परिवार यहाँ पर हो गया, अपने पति पत्नी और अपने बच्चों को लेकर वो रह रहा है। तो ऐसे परिवारों में कुरीतियों एवं आलस्य का अभाव होता है, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी लेस नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ काम धंधा करना ही पड़ता है। मान लो एकल परिवार में ऐसा कोई कहे कि नहीं मैं आलस्य करूंगा, तो यहाँ आलस्य का अभाव है, आलस्य नहीं करते हो, वो काम पे जाते हैं, काम करना ही पड़ता है क्योंकि अकेले हैं, नहीं कमा कर लाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसीलिए यहाँ एक्टिविटी बेस्ड रहते हैं, यानी हर एक इंसान एक्टिव है। व्यक्तित्व का विकास होता है, वह कलह की संभावना नहीं होती। कलह किससे करेंगे, ना सासू है ना ससुर है, तो झगड़ा किससे होगा, कलह नहीं होगा। बहन तो है, बच्चे हैं, बच्चों से क्या कलह करना है। अगर माता पिता में यानी पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाता है, तो वो भी उतना नहीं होता है, उतनी देर के लिए नहीं होता है, क्योंकि एक तो वो अकेले परिवार में रह रहे हैं, और है तो क्या, परिवार से माता पिता जॉब के हिसाब से बाहर चले जाते हैं, सुबह 8 में घर छोड़ते हैं, शाम को 8 बजे आते हैं, तो आएंगे कितना, बातें करेंगे कितना, और झगड़ा भी कितना।
तो वो संभव नहीं है। तो इसीलिए ये परिवार जो होते हैं, ये सुखियाल परिवार होते हैं। इसमें ये एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, काम पे रहते हैं, हाँ, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और ये संयुक्त परिवार की सबसे छोटी इकाई है, यानी ज्वाइंट फैमिली में की भी एक छोटी इकाई है वो एकल परिवार। अब आता है संयुक्त परिवार। ऐसे परिवार में माता पिता, उनके पुत्र पुत्री, उनके भाई बहन, हाँ, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी चाचा चाची, ये एक साथ संयुक्त घर में या फिर एक ही घर में निवास करते हैं, उसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। एकल परिवार जिसमें सिर्फ पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, उसको एकल परिवार कहा जाता है। तो संयुक्त परिवार में माता पिता पुत्र पत्नी, हाँ, पुत्र पुत्री, भाई बहन, है ना, और दादा दादी चाचा चाची, ये सब कुछ जहाँ पर मिलकर रहते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार। और ऐसे परिवार में एक आदर्श नागरिकों के गुण बोए जाते हैं, क्योंकि घर में के दादा दादी उनको इन सभी बातों को डालते हैं, सभी बातों में संस्कार देने के काम करते हैं। और एक अच्छा नागरिक जो बनता है वो इसी कुटुंब से बनता है। सामाजिक सुरक्षा की भावना भी यहाँ पर विकसित होती है। समाज में किस तरह से रहना है, कौन सी बातें करना है, ये सब कुछ होता है। इतना ही नहीं, तो श्रम का विभाजन किया जाता है और कौन कौन सा काम करेगा। तो काम का विभाजन होने की वजह से, श्रम का विभाजन होने की वजह से ज्यादा लोड नहीं आता है। बहुत सारे लोग होने की वजह से मान लो सब काम पर लग गए, सब पैसा कमाने के काम में लगे, तो घर में पैसा भी बहुत आ जाएगा, है ना। तो जितने लोग हैं उतने लोग काम पे अगर लगेंगे तो पैसा भी उतना आएगा। पर लेकिन होता क्या है, तो इसमें आलस का अभाव होता है। बहुत सारे लोग होने की वजह से वो करता है या फिर वो करेगा बोलकर कोई काम नहीं करता है, तो आलस्य भी यहाँ पर बढ़ सकता है। यहाँ पर कहा है उन्होंने कि आलस्य का अभाव रहता है। लेकिन देखो, घर में अगर ज्यादा लोग हैं, अगर आपको कहेंगे कि ये काम करो, तो एक्चुअली हम करते हैं क्या? नहीं, वो उसको कहते उसको बोलो ना, उसको बोलो ना। तो क्या होता है, उसके लिए आलस का भाव होता है, मैं ही क्यों जाऊं, है ना, भैया करेगा, हाँ, भाभी करेगी, ये बोलकर हम क्या करते हैं, काम को टाल देते हैं। तो भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और भारतीय संस्कृति की पहचान ही संयुक्त फैमिली है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान ही संयुक्त परिवार है। और उसी से ही हमारे जो संस्कार हैं, जो रीति भाती हैं, रूढ़ी परंपरा है, वो चलते आए हैं और टिक कर रहे हैं। ये एकल परिवार उतने टिकाएंगे नहीं। हमारे रूढ़ी परंपराएं संस्कार ये जो टिकेंगे वो हमारे संयुक्त परिवार में ही। तो परिवार के अन्य प्रकार हैं आपके हिसाब से जो बनाए गए हैं। तो मातृस्थान वाले प्रकार होते हैं, जिनमें माता करती होती है और माता के हिसाब से यही चलता है। हमारी भारत की जो पहचान थी, पितृसत्ताक परिवार, जिसमें पिता ही सब कुछ था और पिता का चलता था। अब क्या है, अन्य प्रकारों में मातृस्थान वाला परिवार है, जिनमें परिवार का जो कुछ विवाह होने के बाद, जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करता है। और ये मातृस्थान अभी देखो ये कौन सा वाला है, देखो मैं जो बता रहा हूँ, मातृस्थान परिवार, मातृस्थान जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करता है। ज्याला आपण घर जाई व्याख्या देतो बघा, घर जावं ठीक है नहीं, तो वो जिस स्त्री के साथ शादी करता है, उसके घर में ही जाकर रह रहा है, तो वो क्या हुआ, मातृस्थान परिवार। स्थान बोल रहा है, हाँ, स्थान। अब पित्त स्थान क्या परिवार यह है, परिवार का प्रकार है जिनमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करता है। यानी पुत्र निवास पुत्र स्थान परिवार क्या कहता है, तो पितृ स्थान परिवार क्या कहता है, कि शादी होने के बाद पुरुष के साथ स्त्री रहती है। लेकिन मातृस्थान में क्या होता है, विवाह होने के बाद पुरुष ही स्त्री के घर में जाके, त्याला आपण घर जावई म्हणून जी व्याख्या देतो ती, तो ये मातृस्थान हो गया। फिर है वैवाहिक परिवार, एक एकल परिवार है। अब देखो इस परिवार में किस तरह की व्याख्या बनती है, देखो ये नए युग के हिसाब से बनाए हुए परिवार के अन्य प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला है मातृस्थान परिवार। अब दूसरा है वैवाहिक परिवार। अब ये वैवाहिक परिवार यह एकल परिवार का रूप है। इसे
संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार है जो एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है। जो एक के बाद एक विवाह के बाद बनता है। वैवाहिक यानी देखो, एक से ज्यादा शादी ब्याह करने वाले जो परिवार होते हैं उनको वैवाहिक परिवार कहा जाता है। फिर है समरक्त संबंधी परिवार। यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है, जिसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं, क्योंकि उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। देखो, सम रक्त संबंधी यानी अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही भाई बहन के रिश्तेदारों में से उत्पत्तित जो परिवार है उसको सम रक्त संबंधी परिवार कहा जाता है। एक ही घर के लोगों से दूसरे लोगों से ब्याह नहीं करना है। ऐसे भी परिवार बहुत सारे हैं जो अपने ही परिवार से शादी करके बच्चे पैदा करके फैमिली बड़ी करते हैं। परिवार का महत्व क्या है? तो परिवार का महत्व देखेंगे। परिवार का महत्व अभी देखना है। तो एक परिवार ही एक प्रारंभिक स्थान है, जिससे हम क्या करते हैं, बालक सर्वप्रथम समाजीकरण सीख लेता है। परिवार के बड़े लोग का जैसे आचरण और व्यवहार होता है, वैसे ही बालक उसका आचरण व्यवहार करता है। और ये सब बच्चा जो सीखता है, इमिटेशन से सीखता है। परिवार बच्चों को संस्कार देने का, उन लोगों में अच्छे संस्कार लगाने का काम करता है। और जैसे व्यवहार हमारे परिवार के होते हैं, वैसे व्यवहार बच्चों में आ जाते हैं। और ये जो परिवार है, ये सामाजिक स्थिति जो होती है, सामाजिक विकास, उस सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का, उसका विकास करने का काम ये परिवार करता है। माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचनाओं का प्रभाव अपने बच्चों पर पड़ता है। हाँ? यदि वे रोगी और निर्बल होते हैं तो संभावना ये भी है कि बच्चे वैसे पैदा हो। अगर माता पिता स्वस्थ हैं तभी बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं, यही महत्व है। तो हमने देखा कि वंश परंपराओं से कैसे आता है। अगर माता पिता होशियार है तो बच्चे होशियार होते हैं, माता पिता लट्ट हैं तो बच्चे लट्ट होने की संभावना है। हाँ? अगर माता पिता रुगिष्ट हैं, उनको बार बार बीमारियां लग जाती हैं, तो बच्चे सुदृढ़ कैसे होंगे? बच्चे भी वैसे होंगे। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहयोग सहायक होते हैं। बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी परिवार की होती है। परिवार जिस तरह का वातावरण क्रिएट करता है, उसी तरह से बच्चा वहाँ पर अपनी हरकतें करता है। अगर वातावरण या फिर परिवार में बार बार झगड़े हैं, तो बच्चे का स्वाभाविक चिड़चिड़ होना, झगड़ालू होना, ये तय है। तो सबसे महत्वपूर्ण है परिवार में का वातावरण। बालक की नियमित दिनचर्या का अभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है। हाँ? इससे नियमित करने की जिम्मेदारी परिवार की होती है। तो बच्चा नियमित रूप से कब उठे, कब क्या करे, कौन सा कार्य करे, ये हमारे परिवार पर निर्भर करता है। अगर बच्चा रात दिन के 12 बजे उठता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? बालक है। तो उसको जल्दी उठाना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके नित्य क्रम को तय करना, जल्दी उठना, स्टडी करना, व्यायाम करना, स्कूल जाना, स्कूल जाकर आकर पढ़ाई करना, खेलकूद करना और घर के सभी कामों में हाथ बटाना, ये दिनचर्या अगर परिवार लगा देता है तो बच्चे में अच्छी आदत आ जाती है। अगर बच्चे निठल्ले बनते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम पालक हैं। तो बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना ही अहम योगदान है। बच्चे का अगर शारीरिक विकास करना है तो सबसे पहले घर में का वातावरण महत्वपूर्ण है। अगर वो अच्छा बच्चों को प्रेम स्नेह देते हैं, सुरक्षा की भावना देते हैं, तभी बच्चे सुदृढ़ बनेंगे। अगर घर में चिड़चिड़ाहट है, मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, तो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होता है। देखो, जिस घर में कि पैसे बहुत हैं लेकिन प्यार मोहब्बत कम है, तो बच्चे का शारीरिक विकास नहीं होता है। वो चिड़चिड़ा मिड़मिड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता है, शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास पर यह निर्भर करता है कि तुम बच्चों को किस तरह से प्यार स्नेह देते हो। हाँ? बालक के समुचित शारीरिक विकास के हेतु खेल एवं व्यायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, वो भी समय समय पर, ये परिवार का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बच्चे का शारीरिक विकास अगर करना है, खेल और व्यायाम के बगैर शक्य नहीं है। तो वो सुविधाएं, खेल, देखो,
एकल परिवार जो वहाँ होते हैं, तो हम दो हमारे बच्चे होते हैं। जब पहला बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो उस बच्चे का जो सामाजिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी उतना अच्छा तेजी से नहीं होता है जितना दूसरा बच्चे का होता है, क्योंकि दूसरे बच्चे को खेलने के साथ उसका भाई तो होता है, लेकिन पहले बच्चे के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं होता है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली, जिस परिवार में रह रहे हैं उसको वक्त का नहीं होना, और बाकी के बच्चों के साथ खेलने नहीं देना, जिसकी वजह से बच्चे का शारीरिक विकास भी नहीं होता है। बच्चे का मानसिक विकास, बालक का भाषा विकास भी महत्वपूर्ण है, और वो मानसिक विकास से होता है, ये तो हमने देखा है। और इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे परिवार की होती है, बराबर। हमारी सोच को डेवलप करना, किस तरह से बातें करना है, यानी भाषा का विकास भी महत्वपूर्ण है, बोलचाल, ये उस पर निर्भर करता है। परिवार में माता पिता अच्छे संबंध रहते हैं, उनमें वे अपने बच्चे हैं, बराबर। जिस तरह से माता पिता का संबंध है उसी तरह बच्चों में लाना है। माता पिता झगड़ालू है तो बच्चे भी वैसे झगड़ा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे घर में की रुचियां, किसको किस में इंटरेस्ट है, उनकी जो जरूरतें हैं, आवश्यकता है, इनको समझना है, और उसी हिसाब से बच्चों में आनंद, प्यार, हाँ, स्वतंत्रता, इनका एक सकारात्मक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण है। बालक के मेंटल डेवलपमेंट पर, मानसिक विकास पर, घर में की स्वतंत्रता, वहाँ का वातावरण, घर के आदर्श, उनकी रुचि, उनका आनंद, ये सब बातें मेंटल डेवलपमेंट पर असर करती है। घर की अच्छी स्थिति अच्छी है तो घर में के बालक अच्छा खाना खा सकेंगे, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, शिक्षा अच्छी ले पाएंगे, खेल मनोरंजन के अवसर वो प्राप्त करेंगे। अगर आर्थिक स्थिति नहीं है तो उनको निकृष्ट भोजन मिलेगा। तो वो जो बच्चे देखते हैं हम, जो कुपोषित बालक हैं, देखो उनका पर्सनालिटी देखो किस तरह से होती है। तो कई बच्चे खाना न मिलने की वजह से मृत्यु भी होते हैं। तो भारत में कुपोषण की वजह से 4%, यानी 4% बच्चे कुपोषित की वजह से मरते हैं हर साल। तो ये आर्थिक स्थिति अच्छा होना बहुत जरूरी है, बालक का पालन पोषण हम कर सके, कुछ उसको पौष्टिक भोजन खिला सके, उसको एक अच्छा संस्कारित वातावरण दे सके। इसके लिए हमें यहाँ पर वो अच्छा भोजन देने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रखनी जरूरी है। आर्थिक स्थिति तब बनेगी जब हम भारत में सबसे बड़े बेरोजगार ही हैं। बेरोजगारी के कारण स्लम एरिया और फिर अंधश्रद्धा, वहाँ रोगराई, इनका असर बहुत होता है। इस वजह से लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। वो प्रेम की भावना और प्रेम का अभाव भी होता है। अगर ज्यादा शिक्षित हैं तो पति पत्नी दोनों भी जॉब के बहाने बाहर रहते हैं, तो बच्चे पे संस्कार कौन और कब देगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और अच्छे पढ़े लिखे हैं तो उनको पता होता है कि बच्चों को किस तरह से पालन पोषण करना है, तो अच्छा संस्कार भी दे पाते हैं। तो दोनों भी दायरे यहाँ पर आते हैं। और ये हुआ परिवार। परिवार के बाद जो सबसे अहम बात आती है तो वो मित्र की है। मित्र एक ऐसा रिश्ता है जो जिसके पास हम सब कुछ अपना बातें जाहिर कर सकते हैं, हाँ, अपनी सब कुछ बातें जाहिर कर सकते हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, नए ज्ञान की शुरुआत वहां पर कर सकते हैं, हाँ, जो अपना गुस्सा जिसके पास जाहिर कर सकते हैं, जिसपे निकाल सकते हैं, जिसपे थोप सकते हैं, हाँ, जिसको लेकर चल सकते हैं, वो एक ऐसा रिश्ता है जो कहीं पे नहीं तोला जा सकता, किन शब्दों में नहीं तोला जा सकता, दौलतों में नहीं तोला जा सकता। वो है मित्र। मित्र के बगैर संसार अधूरा। अभी मित्र का वर्गीकरण या उसका टाइप देखेंगे तो बहुत है। हम अपनी उपयोगिता के हिसाब से मित्र बनाते हैं। देखो मित्र के प्रकार, मला गरज आहे म्हणून मित्र, गरजेपुरता मित्र। तो उपयोगिता के हिसाब से मित्रता होती है, बराबर। मित्र वही होता है जिसकी मित्रता अपनी हित दिखाई देती है। मैं हित दिखाना उसको स्वार्थ, माझ्या कामापुरता मामा, म्हणजे आपण जर एखाद्या काही गोष्ट शिकत असू, मला समजा मला इंस्टाग्राम चालवायला शिकत आहे, तर मी असा मित्र बघेन कि ज्याला इंस्टाग्राम चालवायला खूप छान येतं, त्याचे फॉलोअर चांगले हैं, फिर मैंने उसकी जो मित्रता की किस वजह से की, एक उद्देश्य है उसका, उपयोग लेना है कि वो सीखना है, वो सीखने तक ही हमारी मित्रता चलती रहती है। उसके बाद
मित्रता नष्ट हो जाती है। आनंद की मित्रता, इस प्रकार की मित्र में देखो आपसी हित को लेकर, हाँ, और खुशी बांटना चाहते हैं आपसी में, जो मित्रता सिर्फ आनंद देती है, एक निखळ प्रेम, निखळ हास्य जे डोळ्यावरती चेहऱ्यावरती येतं, ते ही एक आनंद देणारी माहिती, तिथं फक्त आणि फक्त टाइमपास केला जातो, बस बाकी काही नहीं। चाय पीने के बहाने हम कैंटीन पे आते हैं, बहुत सारी बातें इधर उधर की कर लेते हैं, हंसते हैं और निकल जाते हैं। तो अच्छी मित्र, अंतिम है अच्छी मित्रता, इस प्रकार की मित्रता दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है, वो एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। इस इसमें मित्रता हित पूर्ति और आनंद के लिए नहीं होते हैं, यहाँ पर ना हित है ना आनंद की पूर्ति है। ये अच्छी मित्रता उसको कहाँ कहाँ काम आती है, उसके खुशी में भी, उसके संकट काल में भी ये मदद करता है। ना ये कोई उससे स्वार्थ की भावना रहती है, यहाँ कुछ भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती, ये निस्वार्थ होती है, निखळ प्रेम, निस्वार्थाची भावना म्हणजे एक मैत्री, जो जिगरी बोलते हैं ना उसको, वो वाली मित्रता की महत्व क्यों होता है, यह महत्व जिसको बोलते हैं, मैत्री होना बहुत जरूरी है। हम मित्र के साथ खेलकूद कर सकते हैं, बराबर, और खेलकूद से हमारा शारीरिक विकास होता है। अच्छी मित्रता उस संगत से बचाती है, अगर हमारा अच्छा मित्र है तो बुरे काम करने में से रोकता है, वो बुरे काम करने नहीं देता है। अगर हमारा मित्र, हाँ, सिगरेट खींचने वाला है तो तुम भी सिगार खींचने वाले हो जाओगे, तो तुम्हारी गुण जो है वो तुम्हारे मित्र से तय होते हैं। तो तुम्हारी मित्रता महत्वपूर्ण है, तो बुरी संगत, अच्छी संगत लगाने का, अच्छे आदर्श मूल्यों को रखने का काम हमारे मित्र करते हैं। तो अच्छी मित्रता, अच्छे जो पार्श्वभूमि वाले मित्र होते हैं, अच्छे पार्श्वभूमि वाले, वो मित्र तुम्हें कभी बुरा करने नहीं देंगे, तो ये महत्व अच्छा है। ऐसे मित्रों से अगर हम रहेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा हमारा, हमारी सोच अच्छी रहेगी। अगर बुरे दोस्त हैं तो बुरी सोच रहेगी, किसी का मर्डर करो, किसी की चोरी करना है, हाँ? किसी को छेड़खानी करना है, हाँ? बुरे मित्र रहेंगे तो बुरी आदतें आएंगी, बुरी सोच आएंगी, वही मेंटल डेवलपमेंट होगा। अगर अच्छे मित्र आएंगे, अच्छे ख्याल होंगे, अच्छी बातें होंगी, और उस पे ही निर्भर करता है कि हमारा डेवलपमेंट किस तरह से होना है। तो रिलेशनशिप जो होता है, और ये रिलेशनशिप हमारे मित्रों में, हमारे परिवार में होना बहुत जरूरी होता है। तो इनमें दो, देखो अभी रिलेशन का जो संबंध है, अभी ये रिलेशन अलग है, देखो हाँ, वो अभी देखा घर में का, मित्र परिवार में का रिलेशनशिप अलग है, और ये रिलेशनशिप अलग है। अभी ये रिलेशनशिप देखो, रिलेशन किस तरह से है, कि बुनियाद होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि बालक का परिवार है, उनके रिश्तेदार है, हाँ? इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, उसको पेन का इस्तेमाल। बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्श मूल्य, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि के धीरे धीरे सीखता है। अभी ये जो रिलेशनशिप है, अभी देखो ये रिलेशन परिवार में भाई बहन का होता है, हाँ, माता पिता का होता है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये रिलेशनशिप हो गए। इन रिलेशनशिप से हम प्यार, मोहब्बत, सहानुभूति, सहनशीलता, सहयोग, इन सभी गुण को सीखते हैं। और ये रिलेशनशिप के बगैर नहीं है। रिलेशनशिप का मतलब है एक दूसरे का नाता, नाते, है ना। फिर वो परिवार में, मैंने कहा ना, हमारे परिवार में माता पिता, इनसे रिलेशन होता है बच्चों का, माता पिता के साथ भाई बहन होते हैं, हाँ? फिर चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, फूफा, हाँ, फूफा फूफू, ये जो होता है इनसे क्या है, रिलेशनशिप बनता है। और इन रिलेशनशिप की वजह से, अब देखो, रिलेशनशिप का भी वर्गीकरण है। वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध से पति पत्नी आते हैं, और पति पत्नी आने की वजह से सास आ गई, बहू आ गई, हो गए ना रिलेशनशिप। इससे बनता है वैवाहिक संबंधों से आने वाला नाते संबंध। अगर लड़की ब्याह करके जाती है तो उसको पति मिल जाता है, बराबर, पति एक रिलेशनशिप हो गया। सास ससुर आ गए, देवर आ गया, है कि नहीं, ननंद आ गई, तो ये नए रिलेशनशिप बनते हैं उससे। अगर ये हो गए पत्नी के हिसाब से, अब पति के हिसाब से उसके भी सास ससुर है, जमाई का नाता बन गया उसका,
बरोबर ना, जावई म्हणतो आपण, जावई बापू, तो वो उसको नया रिलेशनशिप आ गया। फिर उसके साथ आता है साला, साली, हाँ? तो ये जो नए रिलेशनशिप उसके लिए आ गए, यानी वैवाहिक संबंध जब बनता है तो सिर्फ पत्नी को ही नए नाते नहीं आते हैं, नए रिलेशन नहीं आते हैं, तो पति को भी नए रिलेशंस आते हैं। तो उससे बनने वाला ये वर्गीकरण है। उसके बाद आता है समरक्त संबंध में आने वाले संबंध। इस प्रकार के रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं। इस प्रकार के संबंध जो है वो रक्त के आधार पर बनते हैं। ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय शब्दों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है, जैसे कि माता पिता एवं पुत्र पितृ के बीच का संबंध, है ना। तो बच्चे हैं, माता पिता हैं, और पुत्र पुत्री यानी लड़का लड़की, इनके बीच के जो संबंध है वो इस संबंध को दोहराते हैं। अब अगला है, इसको मैं ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब देखो यहाँ पर कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल, अभी यहाँ पर ये कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, तो वही खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। बराबर। अब कमा कर लाना है तो कुछ कार्य करना है, कार्य करने का काम, ये जिम्मेदारी वयस्कों की है। तो छोटे बच्चे का काम क्या है, खेलना है, कूदना है, हाँ? तो उनके लिए वो अनिवार्य है। बच्चे स्वयं को खेल कूद में व्यस्त करते हैं, रखते हैं। इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल हैं जिन्हें बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है, और खेल से ही बच्चा सीखता है, नई कुछ बातें उसके समझ में आती हैं, एक्टिविटीज होती हैं। हमने देखा, हाँ, हमने देखा है व्यगोत्स्की को। व्यगोत्स्की ने बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो खेल के हिसाब से ही होता है, भाषा सीखता है, ये हमने देखा। उसी हिसाब से बच्चे नए नए बातें सीखते हैं, नई बातों को सीखकर वो अपने में दोहराते हैं। अब ये खेल का बालकों के विकास में योगदान बहुत कुछ है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक जो ज्ञान है, हाँ, ज्ञानात्मक ज्ञान है, सभी सभी जो क्षमता है, बराबर, जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, ये सभी क्षमताओं का विकास खेल से होता है। खेल से स्फूर्ति आती है, मोटिवेटेड रहता है, बच्चा एक्टिव रहता है, उसकी मांसपेशियां, हड्डियां मजबूत होती हैं, हाँ, और सब कुछ जो काम है वो अच्छी तरह से चलता है, हाँ। शरीर सुदृढ़ होने की वजह से, खेल कूद की वजह से पाचन शक्ति अच्छी बढ़ती है, शरीर मजबूत रहता है, अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, उसके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, शरीर मजबूत हो जाता है। ये सभी खेल कूद से होते हैं। खेल कूद से ही बच्चे एक रोग प्रतिकारक शक्ति निर्माण करते हैं, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, हाँ। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट तीव्र गति से होता है खेल की वजह से। बच्चे को खेल की वजह से परिवेश मिलता है, समायोजन किस तरह से करना है उसको पता चलता है। ये बच्चे जो होते हैं वो सक्षम बन जाते हैं। खेल कूद की भावना उनमें बहुत कुछ सिखाती है। अच्छी अच्छी भूमिका निभाने में वो मजबूर होता है। जैसे कि खुशी, अगर कोई भी खेल खेल रहा है तो वो, अगर टीम में खेल रहा है, सभी बच्चे उसके मित्र हैं, लेकिन जब वो टीम में खेलता है तो वो टीम का वो नेतृत्व करता है, तो उसको उस वक्त कौन सी भूमिका निभानी है वो पता होता है। तो जो अपने मित्र हैं उनके होने के बावजूद भी वो दूसरी टीम में है, तो भी उनसे किस तरह से लड़ना है, किस तरह से जीत को हासिल करना है, वो सीख जाता है। यानी बहुत कुछ ज्ञान वो परिवार से मिलाता है। अब परिवार एवं मित्र, ये टॉपिक पर ये दिए गए क्वेश्चंस है। परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चे का होना अनिवार्य है। मैंने कहा था ना कि ये जो सभी बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो हमने कंटेंट देखा है उसी कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? तो परिवार को कहा जाता है, हाँ। तो ये देखो इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट बना कर लो, इसकी उत्तर माला यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में इसको मैं डाल देता हूँ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यूएस